नमस्कार दोस्तों, आदाब। मैं हूं हर्षित मिश्रा। एवी पिक्सल स्टूडियो की तरफ से पॉडकास्ट शूट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम आपकी मुलाकात एक ऐसे इंसान से, एक ऐसी शख्सियत से करवाने वाले हैं जिन्होंने 135 माइल्स की दूरी लंदन से पेरिस तक की पैदल तय की। फिर धीरे धीरे उन्होंने अपनी इस जो रफ्तार है उसको जारी रखा और दिन पर दिन उस चीज़ को आगे और बढ़ाया। और धीरे से उन्होंने, एक वक्त ऐसा आया कि जब उस इंसान ने 3950 माइल्स की दूरी, यानी कि सेंटर ऑफ द अर्थ, जितना हमारी इस धरती का सेंटर होता है, वो दूरी भी उस आदमी ने धीरे धीरे तय कर ली। इसके बाद वो चलते गए और कुछ ही दिनों में, कुछ सालों में उन्होंने 4220 माइल्स यानी कि धरती से चांद तक की दूरी का सफर पैदल तय करा। और इसी को बढ़ते बढ़ते उन्होंने एक दिन 4800 माइल्स का भी सफर तय किया, वो भी चल के, जो कि धरती से वीनस तक की दूरी है। तो दोस्तों, ऐसी अजीम शख्सियत आज हमारे बीच मौजूद है जिनका नाम है के द्विवेदी जी, और जानते हैं उनकी जर्नी के बारे में। तो दोस्तों, आइए उस शख्सियत से आपकी मुलाकात कराते हैं जिनका नाम है के द्विवेदी सर। सर नमस्कार। नमस्कार। सर, हमें अपने कुछ बारे में बताइए कि आपका कैसे अपने हेल्थ जर्नी कैसे रही आपकी। मेरा नाम कौशल कुमार द्विवेदी है। मैं मूलतः प्रयागराज, तत्कालीन इलाहाबाद का रहने वाला जी। हूँ, लेकिन अब तो रिटायरमेंट के बाद लखनऊ का ही होके रह गया। और मेरा स्वास्थ्य रिटायरमेंट के टाइम मेरा वेट बहुत ज़्यादा हो गया था, और उसके अलावा वेट रिलेटेड प्रॉब्लम्स भी, मेडिकल कंडीशंस बहुत हो गई थी। ख़ास तौर से मेरा बीपी बहुत ज़्यादा था और मेरा शुगर लेवल भी बहुत ज़्यादा हो गया था। एक इंडोक्राइनोलॉजिस्ट डॉक्टर हैं, उनसे अपना इलाज शुरू कराया। चलने का बात तो हमारे दिमाग में, मैं अचानक एक दिन एक पेपर पढ़ रहा था, और न्यूज़पेपर आता ही है, और एक यूट्यूब में मैंने देखा, एक स्पोर्ट्स वूमेन है जी जिसका नाम अरुणिमा सिन्हा है। जी जी। वो अंबेडकर नगर उत्तर प्रदेश की ही रहने वाली है, और मुझे प्रेरणा वहीं से मिली। बहुत बहुत अच्छी बात उस लड़की का एक एक्सीडेंट हो गया था, चलती ट्रेन से उसको नीचे फेंक दिया गया जी। था। उसका एक पैर कट गया, रात भर ऐसे ही पड़ी रही, रात भर उसी एक पैर की हो गई। और फिर उसका इलाज हुआ, बच गई। तो एक पैर उसका आर्टिफिशियल लगा। जी। आर्टिफिशियल पैर के साथ वो लड़की एवरेस्ट पे चढ़ गई। अरे वाह। और एवरेस्ट पे ही नहीं, हर कॉन्टिनेंट्स के जो सबसे पीक बड़ी होती पीक होगी, है, पीक। मतलब जो ऑस्ट्रेलिया में सबसे ऊंची चोटी है, अफ्रीका में, यूरोप में, नॉर्थ अमेरिका में, साउथ अमेरिका में, सब ऊंची चोटियों पे वो चढ़ चुकी है। क्या बात। और उसको जाने कितने रिवार्ड और अवार्ड मिले हैं, और अपनी देश में भी सरकार ने उसको पद्म श्री दे के सम्मानित किया जी है। जी। तो मेरे दिल में वहीं से कुछ बात जगी कि जब ये लड़की एक पैर से चल सकती है एवरेस्ट, तो हमारे तो दोनों पैर हैं, मैं क्या 10-20 किलोमीटर भी नहीं चल सकता। जी। और वहीं से फिर शुरू किया, बहुत बड़ी। और फिर मैं पीछे मुड़ के आज तक नहीं क्या देखा। बात। करीब 20 किलोमीटर कोशिश करता हूँ, 21 हो गया तो कोई बात नहीं, कि प्रतिदिन चलूँ। और कभी कभी जैसे मैं कहीं बाहर चला गया या यात्रा में हूँ तो नहीं हो पाता, जी जी। वरना कोशिश आपकी ये वरना रहती, कोशिश रहती कंसिस्टेंसी। है कि 19-20 किलोमीटर तो मेरा हो ही जाए। तो सर, जो पहला दिन था जिस वक्त आपका वेट, आपने कहा कि ज्यादा था, वो पहला दिन कितना मुश्किल रहा होगा ये डिसाइड करने के लिए अब चलना है आपको। हाँ, वो डिसाइड करना ही बड़ा मुश्किल होता है। कई दिन तो आपने टाइम लिया होगा कि मतलब हाँ, सोचने की नहीं, नहीं कि करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, कोशिश करने वालों की कभी कभी हार हार नहीं नहीं। होती, ये बात याद रखिए। जी सर। इंसान हारा वही जिसने कोशिश नहीं किया।
मैंने कोशिश किया तो मैं पहले 1-2 किलोमीटर चलता था, जी पहले ही दिन से इतना थोड़ी चलने लगा था। फिर धीरे धीरे 4, 5, 8, जी 10, जी जी फिर 20 तक पहुँचे। और मैंने जो अपना अभी तक का प्रति माह का डाटाबेस तैयार किया जी है, जी, वो तो उसको आप बहुत मतलब देखिएगा हम ऑडियंस से शेयर करेंगे कि हाँ, कि कितना अच्छा है। कि अचानक मैं उतना नहीं चलने लगा, धीरे धीरे। और पहले तो मेरी मजबूरी थी, क्योंकि डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर और भी चीज़ कंट्रोल करने के लिए पैदल चलना या शारीरिक श्रम करना सबसे अच्छा होता है। पहले तो वो मेरी मजबूरी थी, बाद में वो मेरी हॉबी बन हॉबी गई। बन गई, क्या हाँ, बात है। तो यानी आपने अपनी जो मेडिकल कंडीशंस हैं हाँ, उसको एक हथियार बना लिया कि नहीं अब इस चीज से हमें जंग करनी है, हाँ। कि इस चीज और से हमें हमने लड़ाई करनी सोचा कि मुझको हिम्मत करके अब चलना है और हारना नहीं है। हारा वही जो लड़ा नहीं। है। नहीं सही हम बात है, आपने लड़ेंगे। जिस दिन से तय किया हाँ, कि मतलब नहीं तय हम कर चलेंगे। लिया तो तय कर लिया। सही। आपकी इस बारे में क्या फिलॉसफी है? जैसे आजकल हम लोग अलग अलग योगा गुरु को सुनते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, तो आपकी हेल्थ और वेलनेस के लिए क्या फिलॉसफी है योगा कि एक बहुत हेल्दी अच्छी चीज़ हेल्दी है, लाइफस्टाइल? लेकिन मैं योगा नहीं करता हूँ। जी मैं किसी जिम में भी नहीं गया, किसी जिम के दरवाजे पर नहीं गया आज जी तक। जो कि जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ जिम बहुत हैं, जी लेकिन जी मैंने जिम नहीं किया। मैंने योगा भी नहीं किया। योगा तो अच्छी चीज़ है। अब जैसे हम अनुलोम विलोम करते हैं, सांस लेते हैं फेंकते हैं, तो ये डायफ्राम होता है, वो डायफ्राम की एक्सरसाइज है। और मैंने कोई कसरत भी नहीं किया, केवल पैदल चलना ही हमने शुरू किया और आज तक उसी को कर रहा हूँ। सर इसमें कुछ आप मतलब जैसे हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए क्या चीज़ें आपको छोड़नी पड़ी खाने हाँ, पीने में या इसमें ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। क्या खाना है ये तो कम ज़रूरी है, क्या और नहीं वो करना। सूची भी छोटी होगी। जी लेकिन क्या छोड़ना है ये बहुत ज़रूरी चीज़ है, इसको जान लेना चाहिए। जी अब एक डिस्क्लेमर मैं बताऊं कि जैसे जो मैं आपसे बात कर रहा हूं या जो चीज़ मैं बताऊंगा वो प्रेग्नेंट लेडी के लिए और धात्री जो माँ होती हैं, जो फीडिंग हाँ हाँ करवाती हैं, जी उनके लिए ये चीज़ उनकी चीज़ नहीं है। कतई अडॉप्ट करेंगी बिल्कुल उनके लिए। और एक चीज़ और, जिस आदमी को डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर हो, वो इस चीज़ को फॉलो करे अंडर मेडिकल कंडीशंस, किसी डॉक्टर के देख रेख में। बराबर अपना बीपी लेता रहे, बराबर अपना ब्लड शुगर का लेवल चेक करता चेक रहे। करना। अपने से कुछ नहीं, क्योंकि जब आपका वेट लॉस होगा तो आपका बीपी भी घटेगा, आपका शुगर भी कंट्रोल होगा। तो ये तो डिस्क्लेमर एक तरीके की है, ये लोग न एडवाइस उनके फॉलो लिए करें नहीं है, इसको। ये हाँ। एडवाइस। और फिर उसके बाद अब क्या त्यागना पड़ता है? सबसे पहले तो सिगरेट, शराब, पहला चीज़। किसी को भी इसका सेवन नहीं करना चाहिए। फिर उसके बाद जिस चीज़ का ग्लाइसेमिक इंडेक्स ज़्यादा हो, या यूं कहिए जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसको आमतौर की भाषा में कार्ब भी कहते कार हैं, वो कम से कम हो, अच्छा यानी उसका जिसमें सेवन ना करे। हम्म, दूसरी बात, शुगर, चीनी, या वो चीज़ जिसमें चीनी पड़ी हो, उसको तो पूर्णतया त्याग दे, भूल जाए कि चीनी भी कोई चीज़ होती है। गुड़ का भी सहारा ना ले। गुड़ का सहारा लिया जा सकता है, लेकिन वो भी डॉक्टर से पूछ के, अच्छा क्योंकि मीठा तो वो भी होता है, शुगर हाँ बिल्कुल मीठा शहद भी होता है। सही बात है। हाँ, लेकिन चीनी तो वाइट पॉइजन है। चीनी तो पूर्णतः प्रतिबंधित, भूल जाए कुछ साल के लिए, कि चीनी दो भी चार खाए ये। 6 साल के लिए, उसके बाद जब स्वास्थ्य सही हो जाए तो चीनी खाए, हाँ लेकिन चीनी नहीं खाए तो बेहतर है। हाँ, अब त्यागने में एक तो चीनी छोड़ना पड़ेगा, जी दूसरा मैदा या मैदे का बना कोई भी सामान। अब चीनी का मतलब मिठाई से भी है, जी मतलब वो हर वो चीज़ जिसमें चीनी मौजूद है। तो चीनी हो गया, मैदा हो गया। तीसरी चीज़ रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड बिल्कुल त्याग दे। मस्टर्ड ऑयल या देसी घी। मस्टर्ड ऑयल
अब बहुत जगह लखनऊ में वो ऑयल एक्सपेलर लगा रखे हैं चक्की वाले, वहीं से तेल निकला हुआ अपने सामने ले, और देसी घी का सेवन कर सकता है, उसको त्यागने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन 1-2 चम्मच, मैं 2 चम्मच देसी घी किसी न किसी रूप में प्रतिदिन लेता हूँ। लेकिन रिफाइंड का मैं कोई चीज़ नहीं खाता। कड़वा तेल इस्तेमाल होता है घर में सब्जी वब्जी छौंकने के लिए। यानी जैसे हमारे पहले के जमाने में लोग कड़वा तेल ही इस्तेमाल करते थे मस्टर्ड ऑयल। हाँ, रिफाइंड तो नए नए ट्रेंड हाँ। को follow एक्चुअली करते चीनी भी वो रिफाइंड ही है हाँ, जो खराब हो refined। जाती है। रिफाइंड नाम ही खराब है, आपने रिफाइंड कर दिया तो सत्यानाश हो गया। हाँ, इसीलिए गुड़ रिफाइंड तो होता नहीं, तो वो उस हद तक ठीक है। और आलू, आलू स्टार्च की वजह से हाँ, कार्बोहाइड्रेट ही होता है पूरा उसमें। पूरा। और जो चीज़ पैकेट में बंद हो, हाँ, सीधी सी बात, कोई भी चीज़ आप खरीदिए जो मार्केट से पैक्ड हो मार्केट में, वो नहीं खाना चाहिए। यानी उसमें आप अपने प्रिजर्वेटिव पड़ा रहता है इस वजह से। प्रिजर्वेटिव भी पड़ा रहता है, और वो या तो मैदा का बनता है हाँ, या तो फिर रिफाइंड में प्रोसेस होता है। कुल हेर फेर के इन्हीं चीज़ों के इर्द गिर्द बात रहेगी, तो उसको ना ले, उसको भी तैरना क्या पड़ेगा। लें। जैसे अब सर कार्बोहाइड्रेट गेहूं में भी होता है, चावल में भी होता है, थोड़ा सा ही कम होता है गेहूं में, तो कार्बोहाइड्रेट से तो दूरी बनाना पड़ेगा। तो मैं तो इसीलिए चावल तो मैं बिल्कुल नहीं खाता हूँ, लेकिन गेहूं के आटे की जगह मैं जौ और रागी का आटा मिक्स करा के उसी की रोटी खाता हूँ। और सुबह 11 बजे करीब मैं खाना खाता हूँ, 2 रोटी और सब्जी और दाल और सलाद, जी। बस। और दूसरा मतलब रात का खाना आप लोग खाते हैं? मैं शाम को 5, 5:30, अधिकतम 6 बजे तक जो खाना रहता है मैं खा लेता हूँ। जी। और अमूमन मैं इस टाइम हरी सब्जी रहती है तो 1 कटोरी या 2 कटोरी खाता हूँ, और फ्रूट्स खाता हूँ। यानी बॉयल बॉयल वेजिटेबल्स आप खाते हाँ, बॉइल्ड ही खाता हूँ। ज़्यादा जैसे राजमा हुआ, हैं? जी। जैसे छोला का छोला। हुआ, जिस चीज़ में मसाला बहुत पड़ता है, हाँ, गोभी की सब्जी हुई, जी। उसको मैं अवॉइड करता हूँ। मैं पसंद करता हूँ जैसे लौकी की सब्जी हो, नेनुआ की हो, हाँ, तरोई की तभी हो, या परवल की हो, या करेला की हो, इस तरीके की सब्जी, लोबिया हो, हम्म, इस तरीके की सब्जी, पालक हो, चौराई हो, बथुआ हो। जी। सर जैसे आपने जिक्र किया रिफाइंड ऑयल का, हाँ। तो आजकल जो हम लोग देखते हैं कि पैकेट में दालमोट वगैरह बिकती है, हम्म। तो वो सारी तो पाम ऑयल यूज करती हैं, जबकि क्योंकि वो सस्ता बहुत अरे, आता है। रिफाइंड ऑयल में भी सर्टेन एक्सटेंट तक पाम ऑयल होता है, और वो गलत भी नहीं है, वो लिखा भी रहता है। वो लिखा तो रहता है कि इसीलिए उससे बिल्कुल दूरी बनाना इसी पड़ेगा। वजह से शायद पाम पाम ऑयल बहुत खराब है खराब हेल्थ के चीज़ लिए। है। सर आप हाँ, एक चीज़ और याद आया, जी। आपको दिन में तो चीनी त्यागनी पड़ेगी, और शाम को 6 बजे के बाद नमक त्यागना पड़ेगा। अच्छा, हाँ, नमक भी। नमक बिल्कुल 6 बजे के बाद आप यथासंभव कुछ भी न खाएं, और जिसमें नमक पड़ा हो उसको तो बिल्कुल ना खाएं। ऐसे मैं चाहूँ तो फ्रूट्स में थोड़ा नमक डाल लूँ तो और टेस्ट बन जाएगा, अगर आप सही लेकिन बोल मैं रहे नहीं हैं। डालता हूँ। जी। नमक नहीं खाता हूँ मैं। 6, 6:30 बजे के बाद जो लास्ट में खाता हूँ, हाँ, हाँ। उसमें नमक किसी में नहीं डालता हूँ। तो नमक का क्या सब्स्टिट्यूट रहेगा? नहीं, बगैर नमक के खाइए, बगैर नमक का खाए। नमक तो आपने दिन भर में पर्याप्त ले लिया ना। वो सोडियम का मात्रा अगर ज़्यादा होगा तो आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल होने में दिक्कत करेगा। ये एन बात आपने अच्छी हाँ, बताई। NaCl होता है ना, जी। सोडियम, तो वो ब्लड प्रेशर को बढ़ाएगा। बढ़ाएगा।
तो जैसे नमक के जो और सब्स्टिट्यूट मौजूद हैं, सीधा नमक, काला नमक, या जैसे हमारे गांव वो में एक्चुअली एक रॉक सॉल्ट आती है, जी लेकिन मैंने तो रॉक सॉल्ट यूज़ नहीं किया है, तो मैं उसके बारे में कुछ भी टीका टिप्पणी करने से बचूंगा। जी आयोडीन वाला नमक मेरे घर में यूज़ होता है जी और मैं वही खाता हूँ, लेकिन शाम को 6 बजे के बाद मैं नमक नमक का सेवन। कितनी मात्रा जरूरत होती है हमारे शरीर को नमक की? अरे नमक बहुत गया तो 1 चम्मच, आधा चम्मच दिन भर में, सब चीज़ में मिला के, सब्जी दाल और भी जितनी कुछ भी खा चीज़ रहे हम खा रहे हैं हैं उन सब में थोड़ा थोड़ा होगा, होगा बिल्कुल। तो उतना तो आधा चम्मच बहुत है अपने बॉडी के लिए। पहले एक जब आयोडीन का एडवर्टाइजमेंट गवर्नमेंट की तरफ से चलाया जाता था हाँ कि आयोडीन युक्त नमक खाना हाँ चाहिए, हाँ, उससे और राशन की दुकानों में घेंघा रोग घेंघा रोग पहले होने होता लगा था, खास तौर से उत्तर प्रदेश के जो तराई बेल्ट है, जी जो नेपाल से सटी हुई जो जिले हैं, जी वहाँ पे इसका बहुत प्रकोप था, तो उसको एक अभियान के रूप में सरकार ने सरकार ने चलाया। चलाया हाँ बिल्कुल। तो उसमें दिखाते थे कि हमारे शरीर को प्रतिदिन एक सुई की नोक जितने बराबर आयोडीन की आवश्यकता रहती है। हाँ तो अगर हम नमक में आयोडीन जो सरकार ने हाँ राशन की दुकानों हाँ। में प्रोवाइड करा था कि अपनी जनता को। बहुत पहले मेरे बचपन में जो खुला नमक बिकता था, वो ऐसे छोटे छोटे टुकड़े नमक के जी बिका जी करते थे। जी जी सीधा तो नमक के होते थे वो। नहीं, सेंधा नमक नहीं, यही ये नमक वाले का। नमक थे। हाँ, अच्छा अच्छा और उसको गांव में जानवरों को भी खिलाया जाता था, गाय भैंस के अच्छा खली ओली में और चूनी चोकर में मिला के भी दिया जाता था उनको। अच्छा, हाँ, ताकि उसका टेस्ट बढ़ जाए। अब वहाँ कुछ ना कुछ। जी आपकी समझ में जो हेल्थ और फिटनेस को लेकर मिसकंसेप्शन क्या क्या है? जैसे आज की जो युवा पीढ़ी है हम्म, वो न्यू ईयर रेजोल्यूशन बनाने के चक्कर में वो जिम ज्वाइन करती है, हम्म। और वो 3-4 महीने के अंदर ही उसको समझ में आता है नहीं नहीं जिम तो हम नहीं कर पाएंगे। हाँ हाँ हाँ, जिम अच्छी चीज़ है, जिम बुरी चीज़ नहीं है, लेकिन अब जिसको 6 पैक ऐप बनाना हो ना, जी हमें तो 6 पैक ऐप बनाना नहीं था, और न मुझे बॉलीवुड न हॉलीवुड जाना था, तो सही बात है। तो कसरत करना चाहिए, शरीर को थोड़ा कष्ट देना चाहिए, हाँ, लेकिन वो कष्ट क्या है, आदमी जो जिम करता है वो जिम करना एंजॉय करता है। मैं पैदल चलता हूँ तो मैं पैदल चलना एंजॉय enjoy करता करना। हूँ। कोई आदमी फिट रहने के लिए स्विमिंग करते हैं तो स्विमिंग करना एंजॉय करता है। आदमी जब तक उसमें इंजॉयमेंट महसूस नहीं करेगा तब तक तो वो रेगुलरिटीज नहीं कर पाएगा। रेगुलर नहीं हो पाएगा और कंटिन्यू नहीं कर पाएगा, हम्म, वो बंद कर देगा। वो एक नहीं तो तो उसमें उनको उसमें भिन जाना है, मतलब उसमें डीप उसमें जाना जिसको कहते हैं पड़ेगा, रम जाना होता है। रम जाना जिसको कहते जी हैं। हाँ, रमना पड़ता है। अभी हाल फिलहाल कई ऐसी वीडियोस आई जिम से कि जैसे एक आदमी हेक्टिक वर्कआउट कर रहा था, उसको हार्ट अटैक आ गया, उसकी एज 35 अराउंड थी, कोई 40 साल का युवा था। अब मेरी एज तो इस समय 68 है जी करीब, जी मैं नवंबर में 68 का हो जाऊंगा। जी तो हमको नहीं लगता है भी इस एज में हमको जो समझ में आया, जी जी मैंने किसी से पूछा नहीं, बस वही यूट्यूब पे अरुणा सिन्हा को देखा तो मेरे अंदर हिम्मत आई, और फिर मैंने पीछे मुड़ के उस तारीख से फिर पीछे नहीं देखा कि पैदल चलो सबसे बढ़िया एक्सरसाइज। आपकी नज़र में सर मेंटल पीस की इतनी ज़रूरत मेंटल पीस की 110% ज़रूरत पड़ती है। है? जी आप फिजिकली भले न पीस हो, अगर मेंटल पीस रहेगा तो आपका फिजिकल पीस भी रहेगा। जी अगर आप मानसिक रूप से स्ट्रेस में तनावग्रस्त रहेगा। रहते हैं, स्ट्रेस में रहेंगे, तो कुछ ना होगा तो आपका बीपी ही हाई हुआ रहेगा, जो कि अच्छी बात नहीं है। यानी अगर मेंटल आदमी स्ट्रेस आदमी को नहीं लेना चाहिए। नहीं, जो जैसे कोई एक्टिव जॉब में होते हैं, कुछ तो प्राइवेट सेक्टर्स में होते हैं, हाँ, या बैंक जैसी जॉब होती है, तो होता है ना कि बहुत मेंटली रिटार्डेड हो जाता है एकदम स्ट्रेस से। अब ठीक है, प्राइवेट सेक्टर में तो और ज़्यादा स्ट्रेस होता है, लेकिन जी आदमी काम करता ही है। बहुत आदमी तो अनएम्प्लॉयड कितने हैं, सोचते हैं हमें कुछ भी काम मिले करें, हाँ बिल्कुल। हम बोझा ही ढोएं, हम गेहूं का बोरा उठा के नीचे से ऊपर पहुंचाएं, यही काम करें। यही काम करें, ट्रक पे अनलोड करें, कुछ काम तो मिले। सही। तो काम तो चलिए, करना ही पड़ेगा इंसान को। मेंटल पीस का बड़ा बल्कि बहुत अगर वो काम नहीं करेगा तो वो मेंटली अपसेट हो जाएगा, जी, बिल्कुल है ना, बिल्कुल कि क्या करें, हम तो बैठे हैं, हमें तो आज रोटी का जुगाड़ हमारा कहाँ से होगा जब हम काम नहीं करेंगे तो। सही।
आपके बचपन में आप देखते होंगे कि कितने सारे गेम बच्चे लोग खेलते थे। हम्म। छुपन छुपाई होती थी, हम्म। या कई सारे गेम ऐसे थे जिसमें फिजिकल एक्टिविटीज बहुत होती थी। हम्म। आजकल के बच्चों को जब से मोबाइल आ गया है, वो हम्म। घर पे बैठे रहते हैं, लेटे हम्म। रहते हैं हम्म। और बिल्कुल हिलते डुलते नहीं है, हम्म। वो अपने कमरे में बंद रहते हैं। हम्म। तो आपकी नज़र में ये कैसा है, मतलब जो आज का यूथ जो आ रहा है, बच्चे जो ये आ तो रहे हैं छोटे बिल्कुल छोटे। ही खराब चीज़ है। जी। हर समय गेम कौन सा, अब तो बच्चे मोबाइल में गेम खेलते मोबाइल हैं। में गेम खेल रहे हैं, बिल्कुल। तो जब आप लेटे हुए हो या बैठे हुए हो, जी तो ये कौन सा गेम हुआ भाई? गेम में पसीना निकलना चाहिए जी ना। जी। और यहाँ तो सारा कंसेप्ट ही बदला चला जा रहा है ना। कि आप और बैठे हुए हो और आप गेम खेल हम्म, रहे हैं। जब एक पिक्चर का डायलॉग था, जब रिश्तों में भरोसा और मोबाइल में नेटवर्क नहीं होता तो लोग गेम खेलने लगते हैं। अरे वाह वाह, बहुत सही। इरफान खान की कोई मूवी थी ये, हाँ, उसमें डला उसी का ये डायलॉग है। है। अच्छा, बहुत अच्छा। तो सर, ये आपसे पूछना है कि बच्चे ऐसे मोबाइल में गेम खेलते हैं तो उनकी आंखें तो खराब हो ही रही है, लेकिन उनको एक आँख ही बताओ नहीं मोबाइल। खराब हो रहा है, उनका पूरी शरीर खराब हो रही है, दिमाग भी खराब हो रहा है। शरीर एक्सरसाइज तो पा नहीं रही है, जी तो हर एक अंग खराब हो रहा है धीरे धीरे। बच्चों को मोबाइल कतई देना नहीं चाहिए। जी और बच्चे गेम खेलने लगते हैं जी या मोबाइल देखने से आँख पे तो सीधा असर पड़ता है। शरीर का कुल अंग ही जब लेटे रहेंगे, चलेंगे फिरेंगे नहीं, कुछ दौड़ेंगे नहीं, खेलेंगे नहीं, तो हर अंग में कुछ ना कुछ डिफेक्ट आने लगेगा। जी। आराम तलब हो जाएंगे। इंसान को आराम तलब नहीं होना चाहिए। ये ईश्वर सही ने कहा। ये शरीर बनाया है भाग थोड़ा दौड़ करने इसको के कष्ट लिए। सहने के लिए, भाग दौड़ करने के लिए। तभी फिट एंड फाइन रहता है आदमी। जब हमने आराम तलब अपने आप को तलबी बना छोड़ा, लिया। तब जाके मैं परिवर्तन कर पाया हूँ सही अपने कहा। में। हाँ। तो सर, इतना ड्रास्टिक चेंज आप अपने अंदर कैसे लाए, मतलब कि। ड्रास्टिक चेंज अचानक थोड़ी, वो म्यूटेशन थोड़ी हुआ है। बहुत स्लो प्रोसेस होता है वेट लॉस का, जी। बहुत स्लो। धैर्य रखना पड़ता है, हिम्मत नहीं हारनी पड़ती। पहले छह और सात महीने तो आपको लगा होगा यार कुछ हो नहीं रहा है। कुछ नहीं होता। जी। कभी कभी 100 ग्राम वेट कम होगा, कभी वो भी नहीं कम होगा, और कई कई दिन 200 ग्राम बढ़ जाएगा। बढ़ जाएगा। तो मतलब आपको हिम्मत रखनी पड़ती है, धैर्य रखना पड़ता है, जी। और अपने उद्देश्य की तरफ बढ़ते रहना बढ़िया पड़ता चीज़। है। हाँ। यानी आपको ये मान के चलना है कि एक दिन तो हम अचीव करेंगे इस चीज को। हाँ, एक चीज़ इसमें और मैं कहना चाहूँगा जी वेट लॉस में, पानी आदमी जब भी पिए, गुनगुना पानी पीना चाहिए। फ्रिज का पानी तो कतई न पिए। अब गर्मी में जेठ के महीना में, मई जून जुलाई में तो नहीं पिया जाता, लेकिन उस टाइम भी नॉर्मल पानी पिए। फ्रिज का पानी कतई न पिए। और भी कई चीज़, जैसे कोल्ड ड्रिंक न पिए, कोल्ड कॉफ़ी न पिए, आइसक्रीम न खाए। जो चीज़ ठंडी होती है, सीधी सी बात, जी। उसको यानी भी। ठंडी चीजों में परहेज करें। हाँ, वो ठंडी भी होती है और मीठी भी होती है, हाँ दोनों चीज़ें हाँ, है ना। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये दोनों सब चीज़ जो ठंडी और मीठी होती है, उसको न खाए। ये असर दिल पे असर करती है सब चीजें। अब डायबिटीज़ तो बढ़ता है उससे, जी और बीपी भी बढ़ता है। अब दिल पे तो हमारा तो हार्ट से ही है, तो जी मैं तो क्या बताऊं। वैसे मैं सेवन नहीं करता हूं इसका। जी। वंस इन अ ब्लू मून, यदा हाँ कदा हाँ। कभी जी। हो गया, नहीं तो अमूमन नहीं खाता पीता। तो आप अपना बताइए कि वेट लॉस, मतलब आपका पहले कितना वेट था और। मेरा 143 वेट केजीज लिखा था। वो जी। पेपर कहीं रखा होगा, ढूंढा, मिला तो नहीं। इस समय 98 और 99 के बीच में हूँ केजीज में। बहुत बहुत अच्छा। और मेरी एज 68 है। और मेरी हाइट जो मेरी सर्विस बुक में लिखी थी, 5 फीट 11 इंच लिखी जी। थी। तो काफ़ी कुछ कम किया है अभी, कम कपड़े होता कपड़े रहेगा। जो जो पहनते हो, सब लूज कभी कपड़े आइएगा होते अपने घर पे, कई कपड़े मैंने रखे हैं, दिखा देंगे आपको। हैं? जी उसमें हम और आप दोनों जने चले हैं। जी। मतलब जहाँ करीब मैंने 45 किलो कम किया, तो समझो एक इंसान मैंने कम कर दिया इस सही शरीर बात के है, अंदर सही में बात। से। बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और जब आप फिजिकली वर्क करेंगे, तो एक सबसे अच्छी चीज़ जो आपके साथ होगी, रात को नींद बहुत बहुत अच्छी अच्छा। आएगी। बहुत अच्छी नींद आएगी।
उसके लिए बहुत आदमी तरसते हैं कि हमें नींद नहीं आती। कोई कोई गोली खाता है, टैबलेट खाता है, जी। लेकिन नींद अपने आप बहुत अच्छी आएगी। क्योंकि आदमी आराम तलब रहता है और हाँ चलता फिरता नहीं है, इस हाँ। वजह से नहीं। और ऐसा भी आपको, चाहे जैसे भी, आपका पेट साफ होना चाहिए। हम्म, आपका बाउल बिल्कुल साफ होना चाहिए, चाहे 2 बार टॉयलेट जाना पड़े। आपको पेशाब भी खूब खुल के होनी चाहिए। जी। तो उसके लिए आप चलते रहें, पानी पीते रहें, आप टॉयलेट भी करते रहें, आप पसीना भी बहाते रहें, तो खूब पानी पीते थे। खूब पानी पीते रहें, और पानी बाहर निकलता भी रहे, जी। इन फॉर्म ऑफ यूरिन, इन फॉर्म ऑफ स्वेट, हाँ बिल्कुल स्वेट। बिल्कुल। स्वेटिंग भी करते रहिए, डिटॉक्स होती रहेगी बॉडी। और इसी प्रकार पेट भी बिल्कुल साफ रखना चाहिए। खाने पीने में ऐसी कोई चीजें आप खास तौर पर बताना चाहेंगे जिसकी वजह से पेट साफ रहे? फाइबर युक्त भोजन करिए, पेट साफ रहेगा। मोटा अनाज की रोटी खाइए, जी पेट साफ रहेगा। जी। यानी जितना रिफाइंड होगा। नहीं नहीं नहीं, ये रिफाइंड का तो भाई हमसे नाम मत लीजिए, बार जी। बार आप रिफाइंड मत पूछिए, कि मतलब रिफाइंड। मैदा और ये सब जो चीजें हाँ हैं मैदा। ये सब हाँ, अवॉइड करनी पड़ेगी। जैसे आटा का चोकर चाल के हम लोग फेंक देते हैं, हाँ, चोकर सहित वही खाना चाहिए। वही खाना हाँ। चाहिए। फाइबर, गाजर में फाइबर होता है, एक हरे रंग की गोभी आती है, उसको ब्रोकली कहते हैं, जी जी। उसमें फाइबर होता है बहुत। इस सब, इन सब, आप सलाद कुछ भी खाइए, वो फाइबर ही होता है। यानी प्याज और सलाद खूब सब। खाइए। हाँ, जी फ्रूट्स खाइए। मैं फ्रूट, 3 फ्रूट नहीं खाता हूँ, जी। वो डायबिटिक होने के नाते। और एक तो केला नहीं खाता, दूसरा अंगूर नहीं खाता, तीसरा आम नहीं खाता। अच्छा, और बाकी फ्रूट्स का मैं ज़्यादातर वैसे पपीता खाता हूँ और सेब खाता हूँ। तो इनको खाने से डायबिटीज में कोई ऐसा नहीं होता? नहीं, वैसे कुछ ना कुछ ग्लाइसेमिक इंडेक्स तो होता ही शुगर होता ही है, उसमें फ्रक्टोज होता है। जी। चीनी में जो सक्रोज हाँ, होता है, सुक्रोज और फ्रूट्स में फ्रक्टोज। फ्रक्टोज होता है। बिल्कुल। फ्रूट्स के शुगर को फ्रक्टोज फ्रक्टोज। कहते हैं। तो एक्चुअली वो कार्बोहाइड्रेट और शुगर जो होता है, अल्टीमेटली वो फैट में कन्वर्ट होकर बॉडी में स्टोर हो जाता है। या तो आप जितना खा रहे हैं उसका 4 गुना मेहनत करके उसको हाँ हाँ। बर्न कर दीजिए, जी उतना कैलोरी बर्न करिए, या कैलोरी कम लीजिए, नहीं तो इकट्ठा हो जाएगा। उसी को कहते हैं फैट इकट्ठा हो गया। फैट इकट्ठा। फैट इकट्ठा आंतों के आसपास या लीवर जैसे कोई सबसे फैटी ज़्यादा लीवर। बेली पे होता है, पेट पे। सर आपसे ये एक और चीज पूछना चाहते हैं कि आप अपने खाने में ऐसा क्या इंक्लूड करते हैं, या आप डेली लाइफ का बताइए कि आप क्या खाने में खाते मैं 10 और 11 के बीच में, मैं ब्रेकफास्ट भी नहीं करता, लंच भी नहीं करता, मैं ब्रंच करता हूँ, हैं? ब्रेकफास्ट और लंच को जोड़ के। दो। जी तो मैं वही रागी और जौ की 2 रोटी खाता हूँ, जी। और सब्जी और दाल। दाल में प्रेफर अरहर दाल? अरहर की दाल या मूंग की दाल, जी। उड़द की दाल नहीं खाता है। मतलब पसंद नहीं है कि उसकी कोई वजह? नहीं, उसमें वजह ये है, उड़द की दाल और चना की दाल गैस बनाती है, अच्छा सुपाच्य नहीं होती। अच्छा। हाँ, ईजली डाइजेस्टेबल नहीं है वो, बहुत टाइम लगेगा। और हाई प्रोटीन वाली चीज़ है, जो प्रोटीन वाली चीज़ बहुत आसानी से पचती नहीं, और जब आसानी से नहीं पचेगी तो गैस बनेगा पेट में। जी जी। पेट साफ रखना पड़ेगा, वेट लॉस करना है तो। सही बात। सर आप ये बताइए कि जैसे वॉकिंग जब आपने करना शुरू किया उस वक्त क्या क्या ऐसे रोग थे जो बीपी और इसके अलावा आपके सही होते चले मेरा गए? शुगर लेवल बहुत ज़्यादा था। शुगर में एक होता है HbA1c, वो मेरा एक टाइम 11.2 था। जी तो उसमें सबसे पहले आँख की रोशनी जा सकती थी, डायबिटिक रेटिनोपैथी हो जाता है। अच्छा अच्छा। यानी इतनी डायबिटीज जब हो जाती बहुत तो ज़्यादा आप। थी। इस समय वो 5.7 5.8 पे आ गया है, मतलब बिल्कुल नॉर्मल रेंज में है। जी मेरा खाली पेट वाला शुगर इस टाइम करीब 90 92 के आसपास है, जी। और खाना खाने के 2 घंटे बाद वाला 145 के आसपास है, वेल कंट्रोल्ड। मेरा बीपी 120/80। बीपी में अमूमन रोज़ नहीं तो हर दूसरे तीसरे ही नाप लेता हूँ, चेक। कर लेता हूँ। और मेरा एक सबसे
ज़्यादा फ़ायदा हुआ। मुझे फैटी लीवर ग्रेड 2 का डिजीज़ था, वो लीवर में होता है फैटी जी लीवर। जी, मेरा फैटी लीवर ही बिल्कुल नॉर्मल लीवर में परिवर्तन हो गया, उसका ख़त्म हो गया। बहुत बड़ी बात। और उसके बाद मुझको प्रोस्टेट मेरा बढ़ गया था। जी जी, प्रोस्टेट भी मेरा सिकुड़ के छोटा हो गया। ये प्रोस्टेट वाला जो आपने बात की बैठे रहने की वजह से हो जाता है? ये ये ओल्ड एज में ये प्रॉब्लम होती है। अच्छा, हाँ, और मेल में ही होता है। जी जी प्रोस्टेट एक ग्लैंड है जी जो यूरिनरी ट्रैक्ट के जी थ्रू जी, जो पेशाब होता है। प्रोस्टेट बढ़ जाता है तो आप होल्ड नहीं कर सकते, आप पेशाब लगेगी तो करना ही पड़ेगा, नहीं तो डिस्चार्ज हो जाता है। और उसके अलावा मैं रीडिंग वाला चश्मा पढ़ता था, लगाता था। जी मेरा चश्मा उतर गया। दूर वाला विज़न मेरा पहले से भी ठीक था। नज़दीक वाला 40-42 साल की उम्र से मैं रीडिंग वाला चश्मा लगाता था। मेरा विज़न ही क्या रिवर्स हो गया, मतलब क्या रोशनी वापस आ गई। क्या बात, ये कितना तो भी बहुत बड़ा फायदा है। छोटा लेटर दीजिए, मैं पढ़ के आपको सुना जी दूँ, दिखा दूँ। न्यूज़पेपर हो, व्हाट्सअप मैसेज हो, एसएमएस हो, नेकेड आई। मैं चश्मा लगाता ही नहीं, अब ख़त्म हो गया चश्मा और कहानी। जबकि ये बात होती है कि डॉक्टर जो आई स्पेशलिस्ट होते हैं वो बताते हैं कि चश्मा एक बार अगर लग गया तो फिर जिंदगी भर मेरा कभी तो चश्मा छूटेगा ही नहीं। उतर गया। सही बात है। मेरा और फैटी लीवर वॉकिंग ठीक से हो गया, इतनी चीजें मेरा अचीव हो प्रोस्टेट सकती हैं। छोटा हो गया, मेरा शुगर बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया, बीपी बिल्कुल नॉर्मल रेंज में आ गया। जी, मतलब चलने के इतने फायदे हैं, आप हाँ सही बात है, काउंट नहीं करते कर रह सकते। जाएंगे। उंगली की पोर जिस पे गिनते हैं ना, वो कम पड़ जाएगा। जी। हाँ। तो अच्छा सर ये बताइए कि सुबह के वक्त चलना ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ टाइमिंग का भी इसमें? सुबह के वक्त ज़्यादा अच्छा होता है, लेकिन मैं अब 18-20 किलोमीटर एक साथ तो चल नहीं पाता हूँ। जी तो मैं सुबह भी चलता हूँ, दोपहर में भी चलता हूँ और शाम को भी चलता हूँ। जी दोपहर में गर्मियाँ बहुत, गर्मी के 6 महीने तो गर्मी ही पड़ती, 8 महीने बिल्कुल। धूप बहुत तेज़ रहता है, तो मैं अपने अपार्टमेंट के बेसमेंट में चलता हूँ। क्या बात है। हाँ। और सुबह चलता हूँ, पार्क में जाता हूँ, शाम को पार्क में चलता हूँ, बाहर चलता हूँ। सर आप बताइए कि जैसे कि लोग जो कंसिस्टेंसी जो फेस करते हैं कि मतलब आज वो चल रहे हैं, फिर वो जो गैप आने लगता है उससे फिर आदत छूट जाती है उनकी, तो हम्म, इसके लिए आप क्या मशवरा देना चाहेंगे उन लोगों वही कहानी जो अरुणिमा सिन्हा की मैंने बताई। को? जी जी, अगर उसने छोड़ दिया होता तो एवरेस्ट पे क्यों कभी चढ़ पाती? कभी। क्या पता कंचनजंगा से ही लौट आती। हाँ। और वो भी एक नकली पैर के साथ, एक हाँ, आर्टिफिशियल। आर्टिफिशियल पैर के साथ। बहुत कमाल सही की बात है चीज़ भाई। है। क्या जज्बा होगा उस लड़की का। वो जज्बा मेंटेन करना पड़ेगा, अंदर आपको रखना पड़ेगा। यानी हिम्मत नहीं एक हारनी है। मोटिवेशन आपके पास होना चाहिए और अपने अंदर बरकरार रखना चाहिए वो मोटिवेशन हाँ हाँ। कि नहीं मुझे ये चीज़ अचीव रोज करनी सवेरे आप उठेंगे चारपाई से, आपको अपना टारगेट दिखाई देना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। और जब लक्ष्य क्लियर है है। तो और वो कोई नहीं रोक सकता। आलोचना, विवेचना, प्रशंसा कोई मायने नहीं रखती। आपको अपना काम करना है, आप करिए। दुनिया कहती क्या है। क्या कहे, क्या सोचे, उससे कोई मतलब नहीं। आपको अपना टारगेट दिखाई देनी चाहिए। इसी चीज सर बात याद आई कि आपके फिर जैसे आपने एक दिन जब तय किया कि हम इतना चलेंगे, हम इस तरह की वॉकिंग करेंगे, तो घर वालों का सपोर्ट कितना आपको मिला? मेरा किस घर तरह वालों से? का सबका पूरा सपोर्ट रहा है, जी, और आज भी है। जैसे आपके बेटों ने कहा वो कि जैसे मेरे कि एक ही साथ बेटा है, साथ वो अभी तक तो नहीं पैदल चलता था, जिम करता था, लेकिन अब 1 महीना से वो दौड़ना शुरू किया है। चलिए बहुत अच्छी हाँ बात है कि इंस्पिरेशन का हाँ। जो किसी स्रोत है वो तरीके आप से है। अब मैंने उसको कहा तुम ये छोड़ो और दौड़ना शुरू हाँ, करो। हाँ। हाँ। ये बात सर आपने बहुत अच्छी एक बार हमें बताई थी कि वो हम चाहते हैं कि व्यूअर्स को भी बताएं कि चल नहीं सकते हो तो धीमे धीमे चलो। हम्म। एक आपने कुछ मुझे बात बताई थी। हाँ, अगर दौड़ नहीं सकते हो जी तो धीरे चलो। जी धीरे नहीं चल सकते हो तो रेंगो। जी रेंगना होता है ना। जी, लेकिन चलो जरूर, ठीक है। कुंडली मार के बैठ मत जाओ। बहुत बड़ी बात है और बहुत ही अच्छा मोटिवेशन आप दे रहे हैं हमारे व्यूअर्स के लिए भी जो आज देख रहे होंगे। 3 स्टेज, 3 तरीके का होता है, एक रनिंग, एक जॉगिंग, एक वॉकिंग। जी तीनों है करीब करीब एक ही चीज़, स्पीड की फ़र्क है। स्पीड का फर्क है, बिल्कुल। सबसे ज़्यादा स्पीड रनिंग में होती है, उससे कम स्पीड
जॉगिंग में होती है, उससे कम स्पीड वॉकिंग में होती है। तो मैं यानी वॉकिंग जितने भी करता हूँ। यंगस्टर्स हैं उनको कम से कम रनिंग उनको तो रन करना चाहिए, चाहिए। उनको रनिंग करना चाहिए। सर जैसे कि आपने बताया कि आप जो भी आपने अचीव किया वॉकिंग के थ्रू, वो आपने आफ्टर रिटायरमेंट ही किया? जी जी, आफ्टर रिटायरमेंट, इवन 2 इयर्स आफ्टर रिटायरमेंट। मैं 16 में रिटायर हुआ था, तो 18-19 से मैं चलना और सब चीज़ करना शुरू किया। जी। कुछ तो घरेलू जो काम लोग थे उस सब में हाँ, वो व्यस्त सब था। बिल्कुल नहीं था। शादी ब्याह में जब सब निपटा दिया, फुर्सत हो गए, तो हमने कहा अब हमें अपने शरीर अपने स्वास्थ्य लिए पे ध्यान देना है। और किसी चीज़ का कोई टाइम, जब जागो तब सवेरा, जब सोच लो तभी टाइम है। सही बात। कोई ये नहीं होता कि अरे अब हम तो वृद्ध हो गए, हम नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। तो सर जो लोग अभी जो कामकाजी औरतें हैं, कामकाजी लोग हैं, वो अपने वर्क लाइफ में कैसे बैलेंस इसको बना सकते हैं कि मतलब वो इस अपने वर्क भी सही से कर पाए और अब फिटनेस औरतें कैसे करती हैं ये तो किसी औरत से पूछना। जी आदमी कैसे करता है मैं बता सकता हूँ, जी मैंने बिल्कुल। नौकरी भी किया है, घर भी संभाला है, जी सब चीज़ किया है मैंने। जी। तो वो मतलब उनके कुछ एडवाइस दीजिए कि जो लोग एक सरकारी नौकरी में हैं, वो 10 से 6 की ड्यूटी करते हैं, तो वो कैसे अपना चीज़ें बैलेंस करें? तो सुबह जल्दी उठें जी। और थोड़ा एक्सरसाइज करें, थोड़ा दौड़ें, खान पान नियंत्रित रखें। सर जैसे आपने जैसे इतनी वॉकिंग में इतनी माइलस्टोन्स अचीव की हैं अपनी लाइफ में थ्रू वॉकिंग, तो इसमें टेक्नोलॉजी का क्या योगदान था? टेक्नोलॉजी का तो बहुत बड़ा योगदान जी था। मेरा जो मोबाइल फ़ोन है जी उस पे मैंने एक ऐप डाउनलोड किया हुआ है, जी पीडोमीटर। जी वो बता देता है कि मैं कितना कितना मील चला हूँ, जी और उसे मैं किलोमीटर में कन्वर्ट कर लेता हूँ। जी वो और भी कई चीज़ बताता है, कितने कदम चले, कितने दूर चले, जी और बहुत ज़्यादा चलने पे तो बता देता है कि आप वर्ल्ड की जो लॉन्गेस्ट रोड है, पैन अमेरिकन हाईवे, जी वो पूरा चल चुके हैं, जी अर्थ के क्रस्ट तक जा चुके जी हैं, जी आप मून तक पहुंच चुके हैं, जी इस तरह के वो ब्ला ब्ला, हाँ ये जी। सब चीज़ बता देता है। तो जैसे आजकल हाँ हाँ कलाई में पहनने के लिए बैंड वगैरह चलते हैं, हाँ, वो फिटनेस बैंड। वॉच आती है, वॉच मेरे पास है नहीं। जी मेरा मोबाइल घड़ी का भी काम कर देता है, बिल्कुल और सही बात। बात भी कर लेते हैं, और टेक्नोलॉजी का तो सही प्रयोग सही कर ही रहे हैं नहीं, हम। अगर इस तरह की अब ऐप है, फिटनेस हाँ ऐप आपके मोबाइल में, तो आप हाँ सच में हाँ उससे कुछ ना कुछ आप अचीव कर सकते हैं। सर ये चीज़ आप पूछनी कि आप जैसे मोबाइल क्या सच में कोई इम्पैक्ट डालता है रेडिएशन से, कोई दिल का कोई असर है इसका? अब रेडिएशन के बारे में तो किसी डॉक्टर से पूछना, जी लेकिन मोबाइल का वही हाल है जैसे हम लोग को कब हाई स्कूल वगैरह में निबंध लिखने को आता था, बून और बेल। फायर इज अ गुड सर्वेंट बट बैड मास्टर। हाँ तो यही मोबाइल का भी हाल हो गया है। जी आप मोबाइल का उपयोग करिए, बहुत अच्छी चीज़ है, जिस दिन से दुरुपयोग करने लगे तो इससे खराब कोई चीज़ नहीं। सही बात है सर। यानी इंसान कोई उसका कोई रक्षा मोबाइल में देख के इंस्पायर भी हो सकता है। इंस्पायर भी होता है, कोई कोई मोबाइल में देख के हत्या करना सीख सुसाइड, जाता है, हाँ और कोई सुसाइड कर लेता है कोई तो सुसाइड कर लेता है। सही। तो आप किस तरह से उसको यूज कर रहे हैं, ये बहुत अच्छी हाँ, बात है। उसकी अच्छी चीज़ें अडॉप्ट करिए ना। सर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी कन्वर्सेशन हुई आपसे, और दोस्तों फिर से मुलाकात होगी के द्विवेदी जी से, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। सभी श्रोताओं को मेरा धन्यवाद। कि लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। नन्ही चींटी जब दाना लेकर चलती है, चढ़ती दीवारों पर 100 बार फिसलती है। मन का विश्वास रगों में साहस भरता है, चढ़कर गिरना गिरकर चढ़ना ना अखरता है। आखिर उसकी मेहनत बेकार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं।